बंधुओं नमस्कार। मैं संजय उपाध्याय। मैं एक व्यवसायी हूं और आज इस चैनल के माध्यम से आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूं। आज मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसे प्लेटफार्म का निर्माण किया जाए जहां से छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों की परेशानियों का समाधान हम कुछ खोज सकें और उन्हें कुछ सुझाव दे सकें और उनका सुझाव ले सकें। तो आज हमारे कुछ परिचित हैं जो कुछ आज अपना प्रश्न रखे हैं। इस प्रश्न के माध्यम से मैं इस चैनल का शुरुआत करना चाह रहा हूँ। आप प्रश्न पूछें। नमस्कार संजय जी। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आज आरबीआई की घोषणा के अनुसार भारत का विकास दर 1.9% रहने वाला है और पूरे विश्व को $9 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। इस स्थिति में हमारा देश अपने को कैसे संभालेगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? परिस्थिति तो बहुत ही खराब है। जिस विकास दर की बात 7% तक की जा रही थी, फिर 6% की जा रही थी, अचानक इस महामारी ने पूरे विश्व को पंगु कर दिया है। 1930 से भी बड़ी मंदी आ रही है, यह आभास लोगों को हो चुका है। तो इसमें मात्र एक समाधान है कि हम धन का प्रवाह बाहर न होने दें और इसके लिए हम स्वदेशी को अपनाएं। स्वदेशी को एक आंदोलन की तरह अपने को अपनाना होगा, तब जाकर इस समस्या का समाधान निकल सकता है। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप स्वदेशी कंपनियों और चीनी सामान के बारे में क्या संदेश देंगे? स्वदेशी कंपनियों के बारे में जो चिंतन है कि स्वदेशी कंपनियों का उत्थान हो और विदेशी कंपनियों का धीरे धीरे देश से इनका पलायन हो, इसके लिए भारतीय मानसिकता को तैयार करनी होगी। अब मैं आपको बतला दूं कि आज जो भी विदेशी कंपनियां हैं, आज विदेशी कंपनियों का हमारे देश पे, अपने देश की अर्थव्यवस्था पर, जो हमारी पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, उस देश की अर्थव्यवस्था पर 50 लाख करोड़ रुपए की जो अर्थव्यवस्था है वो विदेशी कंपनियों के हाथ में है। और उस अर्थव्यवस्था में 50 लाख करोड़ रुपए में 35 खरब रुपए मात्र चीन ही हमारे देश से लेकर चला जाता है। यह हमारा एक ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ में। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो चीन के एजेंट हैं, यहाँ पे विदेशी कंपनियों के एजेंट हैं, वह नहीं समझ पाते, वह केवल लाभ को लेकर ही जागरूक रहते हैं। इसलिए वह जाने अनजाने में एक देशद्रोह का कार्य करते हैं। और इसके लिए ही लोगों को जागरूक करना, और इस जागरूकता को फैलाने के लिए हमें एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिससे लोग स्वयं इन चीज़ों से विमुख हो जाएं। आज आप चीन की बात करते हैं। चीन की स्थिति ये है कि हमारे से कमाया हुआ धन चीन पाकिस्तान को देता है और वो पाकिस्तान हमें आतंकवाद के माध्यम से उसे लौटाता है। यह लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी होगी। यदि इस जागरूकता को हम फैला सकें तो अवश्य ही इस व्यापार से, जो व्यापारी हैं जो चीन से व्यापार कर रहे हैं और जो अनजाने में चीन का सामान खरीद रहे हैं, वह इससे विमुख हो जाएंगे। विदेशी कंपनियों का अगर यह कार्य न रुका तो आने वाले समय में
हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत गहरा चोट पड़ेगा। और आपका क्या प्रश्न है? धन्यवाद इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। मेरा आपसे तीसरा प्रश्न ये है कि इसको लेकर आपकी क्या योजना है और स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए आपके पास क्या थ्योरी है? योजना और थ्योरी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो थ्योरी तो ये है, स्वदेशी अपने आप में स्वयं एक दर्शन है, और स्वराज और स्वदेशी के लिए महाराणा प्रताप से लेकर हम छत्रपति शिवाजी, हमारे स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, लाल बाल पाल, 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन चला, आपके महात्मा गांधी, मंगल पांडे, इसे कई क्रांतिवीरों ने जो है इस स्वदेशी के ही लिए अपनी आहुति दी। 7,20,000 जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए अंग्रेजों से दास्ता की मुक्ति के लिए, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा अपना स्वराज्य हो, अपना शासन हो, और जो पैसा देश के बाहर जा रहा है वो पैसा हमारे देश में ही रहे, लूट न हो। वही तो आज कार्य चल रहा है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका धन प्रवाह आज भी बना हुआ है, धन तो विदेश में जा ही रहा है। फिर हमारी आज़ादी की लड़ाई पूरी कहाँ हुई? हम तो केवल अंग्रेज़ों को हटा सके, हमने तो उस परंपरा को नहीं बंद किया जो परंपरा अंग्रेज़ों के समय से स्थापित रही है। स्वदेशी उसका यही एक उसका दर्शन है, जो थ्योरी आप बोल रहे हैं उसका यही दर्शन है। और इसको लेकर योजना यह है कि जिस तरह से आज स्वदेशी एक सेना का निर्माण करना, जो लोगों तक जा जाकर जिस तरह से हमारे सैनिक सीमा पर प्रहरी का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार स्वदेशी सेना का निर्माण करना, जिसमें हमारे कुछ भाई रहेंगे, हमारी बहन रहेंगे, और लोगों को जागरूक करना। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है। इस समय में अगर आप घर बैठे भी चाहें तो इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो स्वदेशी के लिए जागरूक करना, एक स्वदेशी का जिस प्रकार हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने को स्वदेशी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, कौन व्यक्ति जो है स्वदेशी को अपना रहा है, कौन व्यक्ति स्वदेशी के प्रति कितना जागरूक है, कुछ कमेंट्स उनका स्वदेशी के प्रति लेना, ऐसा करके हम एक माहौल तैयार कर सकते हैं स्वदेशी का। और इसमें लगे हुए लोगों को सम्मानित भी करना, यह एक सामाजिक दायित्व बनता है। जिस प्रकार हम अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं, वैसे स्वदेशी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी सम्मान बढ़ाना। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि कई एक संस्थाएं हैं जो अपना कार्य कर रही हैं, और उनसे भी उनको भी जोड़ना इस कार्य में, ऐसा स्वदेशी का अपना एक माहौल बनाना, जिससे कि जो व्यापार भी कर रहे हैं विदेश से, जो विदेश का सामान ला रहे हैं और अपने धन का प्रवाह कर रहे हैं, उनको रोकना, उनको समझाना कि भाई जो भी हो सके हम अपने स्वदेश में अपने स्वदेशी का ही कार्य करेंगे। तो ऐसा एक स्वदेशी चरित्र का निर्माण करना, यह अपना कार्य योजना है। और आपके क्या प्रश्न है? एक प्रश्न मेरा आपसे यह था कि आप स्वदेशी ज्ञान परंपरा को आज आधुनिक युग में कैसे उपयुक्त समझते हैं? आज हर देश अपने व्यापार संतुलन को लेकर सजग है। इस परिस्थिति में भारत अपना निर्यात किस तरह बढ़ाएगा? इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? आपने पहला प्रश्न दिया किया ज्ञान परंपरा। हाँ जी। स्वदेशी ज्ञान परंपरा के बारे में मैं बतला दूं कि
स्वदेशी ज्ञान परंपरा जो है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा अपने आप में एक बहुत विशाल ज्ञान परंपरा रही है। हम सारे माने हमारे यहाँ शिक्षाओं के दो माध्यम थे, एक परा विद्या थी, एक अपरा विद्या थी। तो परा विद्या हर शिक्षा में बहुत ज़रूरी था, लेकिन अपरा विद्या में हम बहुत आगे थे, जिसको कला हम कहते थे। और हमारे पास ऐसे ऐसे साधन थे कि जिस साधन के माध्यम से हम विश्व में अपना जगह स्थापित कर चुके थे। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि माननीय धर्मपाल जी, जो अभी आपका कंधाल है श्यामली का, वहीं उनकी पैदाइश हुई थी 19 फरवरी 1922 को। तो अपना एक बहुत लंबा समय वो लंदन के लाइब्रेरी में दिए और वहाँ उन्होंने बहुत शोध किया। और वहाँ मैंने लगभग अपना 25 से 30 साल का समय उन्होंने व्यतीत किया। और व्यतीत करने के बाद उन्होंने जो कुछ वहाँ से निकाला कि हमारी ज्ञान परंपरा, हमारा विज्ञान कैसा था, और वह वहाँ से अंग्रेज़ों के द्वारा ही लिखे हुए चीज़ों को उन्होंने तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया। तो डॉक्टर सुनील सहस्त्रबुद्धे उनके बहुत अच्छे फॉलोअर थे। उन्होंने उन्हीं के किताबों को अध्ययन करके जयप्रकाश जी द्वारा स्थापित गांधी विद्या संस्थान जो बनारस में है, उसमें स्वदेशी प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो सहस्त्रबुद्धे जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा से और बिहार की सीमा से एक आदिवासी परिवार को उन्होंने खोज लाया, जो भट्ठी से लोहा बनाने में बहुत प्रवीण थे, जिसका उल्लेख धर्मपाल जी ने अपने साहित्य में किया है। तो जब उस आदिवासी परिवार को लाए तो वहाँ सोन नदी से कुछ जो है लौह अयस्क भी ले आए, क्योंकि लौह अयस्क अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया था। जिस प्रकार लौह अयस्क किसान ला के अपना कार्य करते थे, वो प्रतिबंधित हो गया था। तो लौह अयस्क भी ले आए, वो आज भी प्रतिबंधित है। तो जब लौह अयस्क लेकर आए तो वो जो है उस आदिवासी परिवार ने कुछ खास मिट्टी से और गारे से एक भट्टी का निर्माण किया। और भट्टी का निर्माण कर कर उसने भट्टी का निर्माण करके उसने जो है जिस प्रकार का लौह धातु बनाया, वह लौह धातु वहाँ पे माने देखने वाले बहुत से आश्चर्यचकित थे। वहाँ थे कौन? अब आपको बता दें, वहाँ BHU के जो प्रोफेसर थे और धातु विज्ञान संकाय के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर अनंत रमण थे। उनके साथ अमेरिका के MIT के जो एक बहुत उच्च स्तर की संस्था है, अमेरिका की शिक्षा संस्था, उसके भी वैज्ञानिक मौजूद थे। अमेरिका के धातु वैज्ञानिक ने कहा कि अमेरिका और जापान के किसी भी उच्च गुणवत्ता हाई ग्रेड इस्पात से इन आदिवासियों के गलाए और बनाए गए इस्पात का बाजार मूल्य 15 से 70 गुना अधिक होगा। अब आप समझ सकते हैं कि साधारण से इस माने कार्य के द्वारा इस प्रकार का इस्पात का निर्माण, जिसका जापान और अमेरिका के किसी भी बनाए गए इस्पात, हाई ग्रेड इस्पात से 15 से 70 गुना अधिक मूल्य ज़्यादा होगा। उन्होंने कहा कि इस गुणवत्ता का लोहा बनाना दुनिया में कोई भी नहीं जानता, जो एक साधारण आदिवासी ने बनाया। यह वह लोग हैं जिनको आज भारत भुला दिया है। और यह लोहा इस प्रकार का है जिसमें कभी जंग नहीं लगता। कुतुब मीनार के अहाते में जो खड़ा लौह स्तूप है, वो इसी प्रकार के लोहे से बना है।
इसी प्रकार के लोहे का जो है डिमांड दमिश्क में था, मैंने जहाँ की तलवारें बनती थी, प्रसिद्ध तलवारें बनती थी। तो हमारे स्वदेशी नपुंसकता का परिणाम है कि हम गरीब हो गए, हम बेरोजगार हो गए। अगर इसको हम जागृत करते तो यह बहुत आगे तक जाता। इसके बाद आपने एक बात कही कि आप व्यापार में संतुलन कैसे बनाएंगे। अब इसी प्रश्न में इसका उत्तर है, जब हम अच्छी गुणवत्ता का सामान और कम दाम में बना कर देंगे तो विश्व उस चीज़ को लेने के लिए बाध्य है। जिस प्रकार चीन ने अपना कम दाम, कम लागत के उत्पादन से पूरे विश्व को अब इन्हें एक बाजार के रूप में तब्दील कर दिया है, उसी प्रकार हम भी अपने कम लागत और अच्छी गुणवत्ता वाले सामान से, चीन की तो गुणवत्ता अच्छी नहीं है, लेकिन हम सस्ते और अच्छे गुणवत्ता वाले सामान बनाकर हम भी विश्व बाजार में अग्रणी हो सकते हैं। इस प्रकार का किसी संस्था ने या आज़ादी के बाद किसी लोगों ने जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसके ऊपर शोध होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अच्छे निर्यातक बन सकते हैं, क्योंकि हमें इस प्रकार के शोध करने होंगे और हमें आधुनिकतम तकनीकी और पुरानी तकनीकी का एक ऐसा समन्वय करना होगा जहाँ पर हम अधिक रोजगार और कम लागत से अधिक निर्यात का कार्यक्रम बढ़ा सकें। इसमें आपके प्रश्न का उत्तर इसमें हमने दे दिया। और आपका कोई प्रश्न है क्या? तो मेरा आपसे आखिरी यह प्रश्न था कि स्वदेशी व्यापार में आज क्या क्या दिक्कत आ सकती है? आ सकती नहीं, आ रही हैं। स्वदेशी व्यापार में आज स्थिति ये है कि आज जो हमारे व्यापारी हैं, जो छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, वह बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नौकरशाही, उनके ऊपर आधुनिक नियम कानून और वित्तीय प्रबंधन में उनके साथ बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि यह चीज़ स्वदेशी व्यापार के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और मैं मैं प्लेटफार्म बना रहा हूँ, मैं इसमें हर व्यापारी को चाहूँगा कि सम्मिलित करूँ और उनकी समस्याओं को किसी ऐसे जगह पर रखूं और ऐसे प्लेटफार्म पर रखूं कि जहां से उनका सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनका समाधान हो सके। तो आपके और तो सारे प्रश्न खत्म हो गए। तो मैं यह चाहूँगा कि जो हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं वह इस चैनल से जुड़ें और उनकी क्या समस्याएं हैं उसको रखें, हम लोग क्या निवारण कर सकते हैं इसका भी हम प्रयास करेंगे। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बढ़ाएं, जिससे उनके भी समस्याओं का निदान किया जा सके। मैं फेसबुक के माध्यम से भी आपसे जुड़ूंगा और आपसे आपके प्रश्न को लूँगा और क्या मैं इसके बारे में कर सकता हूँ, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद।